कमला अपने घर पर तैयार होकर बैठी थी और बार बार घड़ी देख रही थी। तभी वो अपनी बेटी अंजलि से कहती है, अंजलि जरा देख तो अपनी बुआ को फोन लगाकर, कितनी देर हो गई है। हम सब यहाँ कब से तैयार बैठे हैं, लेकिन सुमित्रा का अभी तक कोई अता पता नहीं है। माँ फालतू में परेशान हो रही हैं। मैंने अभी 5 मिनट पहले बुआ को फोन किया था तो वो बस आ ही रही हैं। हाँ माँ, अंजलि सही कह रही है, बुआ जी और फूफा जी बस आते ही होंगे। तभी सुमित्रा अपने पति दिनेश और बेटे वरुण के साथ वहां आती है और कहती है, अरे भाई साहब, भाभी माफ करना, थोड़ा सा देर हो गई। अब हम सब तैयार हैं, चलो चले। सुमित्रा, तुम्हारी ये थोड़ी सी देर हमेशा आधा घंटा होती है। खैर अब आ गई हो तो चलो, रघुवंशी जी गाड़ी निकलवाइए। सभी लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं। शहर के एक बड़े से होटल का बैंक्वेट हॉल रोशनी से जगमगा रहा है। शहर के तमाम रसूखदार लोग वहां पर मौजूद हैं। जैसे ही रघुवंशी जी अपने परिवार के साथ अंदर कदम रखते हैं, लोगों की नजरें उन पर टिक जाती हैं। कई लोग अपनी जगह से उठकर उनकी तरफ बढ़कर उनसे हाथ मिलाते हैं। तभी सुधीर वहां आते हैं और रघुवंशी जी से हाथ मिलाकर कहते हैं, अरे रघुवंशी जी, आपका ही इंतजार था। आइए आइए, आपके बिना तो इस महफिल की रौनक ही अधूरी थी। आप जैसे प्रतिष्ठित लोगों का यहाँ आना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। फिर वो सामने वाली लगी कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सर, आपके लिए हमने सामने एकदम स्टेज के पास स्पेशल कुर्सियां लगवाई हैं। आप लोग चलकर वहां पर बैठिए। सुधीर उन्हें वहां आगे ले जाता है। समीर और वरुण पीछे पीछे चल रहे हैं और वो दोनों आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। देखा वरुण, पिताजी की कितनी इज्जत है। जहां भी जाते हैं लोग पलके बिछा देते हैं। पूरे शहर में उनके नाम और उनके सिद्धांतों की चर्चे हैं। बिल्कुल भाई, मामा जी का रुतबा ही ऐसा है। सिर्फ पैसा ही नहीं, उन्होंने जो कमाया है वो है लोगों का विश्वास और सम्मान। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि क्या हम कभी उनके आधे बराबर भी बन पाएंगे। रघुवंशी जी और उनके परिवार स्टेज के सामने जाकर बैठ जाता है और सुधीर भी मेहमानों से मिलने के लिए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद भीड़ में से माधवी नाम की एक महिला मुस्कुराती हुई कमला के पास आती है। माधवी शहर के बड़े परिवारों के बीच शादियां करवाने के लिए जानी जाती है। वो कमला से कहती है, अरे कमला भाभी, कैसी हैं आप लोगों की तो कोई बात है। जहाँ जाते हैं वहीं चर्चा शुरू हो जाती है। आपके संस्कारों की तो मिसाल दी जाती है पूरे शहर में। लोग कहते हैं कि अगर संस्कार सीखने हो तो रघुवंशी परिवार से सीखें। माधवी जी, ये तो सब आप लोगों का बड़प्पन है। हम तो बस अपनी मर्यादा में रहने की कोशिश करते हैं। भाभी, इसी मर्यादा और संस्कारों को देखते हुए मेरे पास तो बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं। खानदानी घराना है, पढ़ी लिखी हैं और बिल्कुल वैसी हैं जैसी आपके घर के लिए होनी चाहिए। अगर आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं, समीर और वरुण दोनों के लिए जम जाएंगी। माधवी जी, यहाँ तो बहुत शोर है। अभी तो हम पार्टी एंजॉय करते हैं। हम कल अपने घर में इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे। पार्टी खत्म होने के बाद वो लोग अपने अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन सुमित्रा अपने बेटे वरुण के साथ चाय पी रही है। तभी सुमित्रा वरुण से कहती है, वरुण बेटा, कल वो माधवी मिली थी ना पार्टी में, वो रिश्ते की बात कर रही थी। कह रही थी कि लड़कियां बहुत अच्छी हैं। मैं सोच रही थी कि भाभी से पूछकर एक बार जाकर देख लेते हैं। आखिर तुम दोनों भाइयों की तो शादी करनी ही है ना। माँ, मुझे किसी लड़की को देखने जाने की जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद पहले से ही कर रखी है। पायल नाम है उसका। हम दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं और मैं शादी करूंगा तो उसी से, वरना मैं किसी और से नहीं करूंगा। क्या तूने लड़की पसंद कर ली है और तूने मुझे बताया तक नहीं? वरुण, तुझे पता है ना तेरे मामा जी और मामी जी इन सब मामलों में कितने कड़क हैं। लव मैरिज का नाम सुनते ही वो भड़क जाएंगे। माँ, पायल बहुत अच्छी लड़की है। वो हमारे घर को बहुत अच्छे से संभालेगी। आप प्लीज मामा जी और मामी जी को मना लीजिए। मैं किसी और के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। अच्छा ठीक है, तू उसे फोन कर दे कि हम आज शाम उसके घर आ रहे हैं। मैं जरा भाभी को बताकर आती हूँ। आखिर वो बड़ी हैं, उनसे सलाह लेना जरूरी है। सुमित्रा कमला के पास पहुंचती है। कमला पहले से ही माधवी के बताए रिश्तों की फाइलों को देख रही है। कमला सुमित्रा को देखकर कहती है, अरे सुमित्रा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देख, माधवी का फोन आया था और उसने ये कुछ फोटो भेजी हैं। कितनी सुंदर लड़कियां हैं ना। मैं तो सोच रही थी कि समीर के लिए बात पक्की कर लूं। चलो साथ में लड़की देखने चलते हैं। दोनों भाइयों का रिश्ता हम एक साथ ही पक्का कर देंगे। भाभी, दरअसल मैं यही बताने आई थी कि वरुण का मामला थोड़ा अलग है। उसने एक लड़की पसंद कर ली है। पायल नाम है उसका। वो कह रहा है कि वो उसी से शादी करेगा। सुमित्रा, ये तुम क्या कह रही हो? सुमित्रा, लव मैरिज? क्या तुम्हें अकल नहीं है? हमारे जैसे खानदानी घरों में लव मैरिज वाली बहुएं शोभा नहीं देती। वो बहुएं अच्छी नहीं होती, बहुत तेज होती हैं। वो सास ससुर को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं और घर को तोड़ देती हैं। तुम ऐसा मत करो, वरुण को समझाओ। भाभी, मैंने कोशिश की है पर वरुण अड़ गया है। और आखिर बच्चों की खुशी से बढ़कर भी तो कुछ है क्या? बच्चों की खुशी?
सुमित्रा, ये आजादी ही बच्चों को बिगाड़ती है। अगर तुमने आज ढील दी तो कल पछताओगी। खैर तुम्हारी मर्जी, पर मैं अपने समीर के लिए ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं तो अरेंज मैरिज वाली बहू ही लाऊंगी जो मेरे संस्कारों को आगे बढ़ाए। इससे पहले कि समीर भी किसी चक्कर में पड़े, मैं आज ही माधवी की बताई हुई लड़की के वहां जाकर बात पक्की कर दूंगी। ये सुनकर सुमित्रा उदास होकर वहां से निकलती है। अगले दिन सुमित्रा वरुण की पसंद की लड़की पायल के घर जाकर रिश्ता पक्का कर लेती है, जबकि कमला अपनी मर्जी से किरण का रिश्ता समीर के लिए तय कर देती है। एक ही बड़े मंडप में दोनों शादियां हो रही हैं, समीर और किरण, और दूसरी तरफ वरुण और पायल। समीर की शादी पूरी तरह पारंपरिक है। किरण घूंघट में है, दूसरी तरफ पायल आधुनिक है और वो वरुण से हंसकर बात कर रही है। शादी की रस्में पूरी होती हैं और दोनों बहुओं का गृह प्रवेश उनके अपने अपने घरों में होता है। अगली सुबह मुंह दिखाई की रस्म होनी है। कमला अपनी बहू किरण के कमरे में जाती है और उसे एक साड़ी देते हुए कहती है, किरण बेटा, ये साड़ी लो, इसे पहनो और बिल्कुल तैयार हो जाना। याद रखना, घूंघट हमेशा माथे के नीचे होना चाहिए। बड़ों के सामने आवाज नीची रखनी है। तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं सारा सुमित्रा के घर होकर आती हूँ। उसकी बहू को भी देखना है, उसके बाद तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म भी तो करवानी है। जी माँ जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, मैं तैयार हो जाऊंगी। कमला वहां से सुमित्रा के घर पहुंचती है। सुमित्रा वहां हॉल में बैठी है और पायल अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। ये देखकर कमला कहती है, क्यों सुमित्रा, अभी तक तुम्हारी बहू उठी नहीं? सूरज सर पर आ गया है। अरेंज मैरिज वाली बहुएं अब तक रसोई संभाल लेती हैं। लव मैरिज वाली बहुएं ऐसी ही होती हैं, आलसी और बेपरवाह। मैं अभी भी कह रही हूँ, उसे दबा के रखो, वरना वो तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगी। भाभी, कल रात बहुत देर हो गई थी रस्मों में, वो थक गई होगी, इसलिए मैंने ही कहा था कि थोड़ा आराम कर ले, अब आती ही होगी। तभी पायल सलवार सूट पहनकर बाहर आती है और कहती है, गुड मॉर्निंग माँ जी, गुड मॉर्निंग मामा जी। अरे आप इतनी जल्दी आ गई, मुझे लगा था कि रस्म दोपहर में होगी। गुड मॉर्निंग पायल, ये क्या पहना है तुमने? आज मुंह दिखाई है। ये साड़ी लो और तैयार हो जाओ। माँ जी, मुझे साड़ी पहनना ठीक से नहीं आता है, क्या मैं सूट पहन लूं? हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तो सूट पहन ले। ये सुनकर पायल अपने कमरे में चली जाती है। तब कमला कहती है, देखा सुमित्रा, पहले ही सुबह उसने तुम्हारी बात काट दी। तुमने उसे टोका नहीं। कल को वो वरुण को भी अपने काबू में रखेगी और तुम्हें घर से बाहर कर देगी। संस्कार नाम की चीज ही नहीं है इसमें। ये बात सुनकर सुमित्रा थोड़ा परेशान होती है, पर कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। मोहल्ले की औरतें आती हैं और बातें करते हुए कहती हैं, अरे सुमित्रा जी, आपकी बहू ने तो घूंघट ही नहीं डाला है, मुंह दिखाई है और वो ऐसे सर खोल के बैठी है। संस्कार तो आपके भाई रघुवंशी जी के घर में सुनने को मिलते थे, यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। वो असल में लव मैरिज है ना, तो बच्चे थोड़े खुले विचारों के हैं। खुले विचारों की या बेशर्मी, खैर हमें क्या। ऐसी सुमित्रा के यहाँ मुंह दिखाई की रस्म हो जाती है। फिर कमला सभी लोगों को लेकर अपने घर पहुंचती है और फिर अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म के लिए सभी को अंदर बुलाती है। किरण लाल भारी साड़ी में लंबा घूंघट डाले चुपचाप सोफे पर बैठी है। आइए आइए सब लोग, देखिए मेरी बहू को, इसे कहते हैं खानदानी बहू। किरण उठो और सबके पैर छुओ। किरण उठती है और बहुत ही सलीके से सबके पैर छूती है। उसका चेहरा सभी औरतें देखकर तारीफ करती हैं। वाह कमला, आपकी बहू तो सच में संस्कारी है, घूंघट लहजा सब कुछ एकदम परफेक्ट। आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं? किरण जाओ जरा अपने हाथों से सबके लिए चाय और नाश्ता बनाकर लाओ। सबको पता चलना चाहिए कि अरेंज मैरिज वाली बहू रसोई में भी कितनी निपुण होती है। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर किरण रसोई में जाती है और सभी के लिए चाय बनाती है। इधर अंजलि अपनी माँ के कान में धीरे से कहती है, माँ, आप बार बार ये अरेंज और लव मैरिज का मुकाबला क्यों कर रही हैं? जरूरी नहीं कि जो घूंघट करे वही अच्छी होती है। पायल भाभी भी तो अच्छी है, वो बस थोड़ी अलग है। चुप कर तू अंजलि, तुझे क्या पता। बहू को अगर शुरू से काबू में ना रखा जाए तो वो घर उजाड़ देती है। तभी किरण चाय लेकर आती है और सबको सर्व करती है। सब उसकी तारीफ करते हैं। कमला का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि उसने किरण को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। ऐसे कुछ समय बीत चुका है। एक दिन कमला सुमित्रा के घर उससे मिलने जाती है। वहां वो देखती है कि पायल जीन्स पहनकर तैयार होकर खड़ी है और वरुण अपना वॉलेट ढूंढ रहा है। तब कमला सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा, कहाँ जा रही है तुम्हारी बहू? मामी जी, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। वरुण ने प्रॉमिस किया था कि आज मुझे शॉपिंग के लिए ले जाएगा, फिर हम बाहर ही डिनर करेंगे। माँ जी, हम लेट हो जाएंगे तो आप हमारा इंतजार मत कीजिएगा। हाँ मम्मी जी, आज थोड़ा बाहर घूमने का मन है। माँ, हम चलते हैं। ऐसा कहकर वरुण और पायल निकल जाते हैं। तब कमला सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा, ये क्या तमाशा है? बहू बाहर खाना खाएगी और तुम यहाँ अकेली, और वो भी जीन्स पहनकर। तुमने इसे इतनी छूट दे रखी है। आज तक मेरी बहू ने मुझसे कहीं बाहर जाने की बात नहीं की। मेरे एक इशारे पर वो खड़ी रहती है। भाभी, जमाना बदल गया है, बच्चे थोड़ा बाहर घूमना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? मैं तो खुश हूँ कि वो दोनों खुश हैं। तुम नहीं समझोगी, ये आजादी नहीं, ये तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत है।
बातें करने के बाद कमला अपने घर चली जाती है। कमला गुस्से में अपने घर आती है। वो देखती है कि किरण भी तैयार होकर खड़ी है, शायद समीर के आने का इंतजार कर रही है। माँ जी, समीर कह रहे थे कि आज वो जल्दी आएंगे और हमें बाहर ले जाएंगे, क्या मैं जा सकती हूँ? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाहर का खाना अनहेल्दी होता है और घर में इतना काम पड़ा है। तुम्हें जो चाहिए मैं खुद लाकर दे दूंगी। तुम बाहर जाने की बात दोबारा मत करना, अपने कमरे में जाओ। तभी समीर वहां आता है। किरण उसे उम्मीद से देखती है। तब समीर कहता है, क्या हुआ किरण, माँ क्यों चिल्ला रही है? समीर ये बाहर जाने की जिद कर रही थी, मैंने मना कर दिया। किरण, जब माँ कह रही है कि नहीं जाना तो बात वहीं खत्म हो जाती है। चलो अंदर जाओ। किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो चुपचाप अंदर चली जाती है। कमला मुस्कुराती है। उसे लगता है कि उसका बेटा भी उसकी तरह सख्त है और बहू उसके काबू में है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन पड़ोस में एक कथा का आयोजन था। कमला और सुमित्रा अपनी अपनी बहुओं के साथ वहां पहुंचती हैं। किरण भारी साड़ी और घूंघट में है, जबकि पायल ने एक सुंदर सूट पहना है और बिना घूंघट के है। कमला अपनी बहू से कहती है, किरण जाओ, सबके आगे जाकर बैठो और जब तक कथा खत्म ना हो इसी जगह से हिलना मत, समझी? जी माँ जी। उसके बाद सुमित्रा भी अपनी बहू से कहती है, पायल बेटा, तू भी जाकर किरण के पास बैठ जा। माँ जी, मैं वहाँ बैठूंगी तो बोर हो जाऊंगी। आपको तो पता है मुझे ज्यादा देर बैठना पसंद नहीं है। क्या मैं थोड़ी देर पीछे बैठ सकती हूँ? ठीक है बेटा, तू पीछे बैठ जा, जब मन करे तब घर चली जाना। ऐसा कहने के बाद पायल पीछे ही बैठ जाती है। ये देखकर सभी औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। कमला जी की बहू तो एकदम बस में है, जैसा वो कहती है वैसा ही करती है। और सुमित्रा जी की बहू को देखो, सास को ही जवाब दे दिया। वही तो मैं कहती हूँ, अरेंज मैरिज वाली बहू को आप जैसा ढालना चाहे वैसी ढल जाती है। मेरी बहू तो मेरी परछाई है। दूसरी तरफ किरण चुपचाप बैठी है, पर उसका चेहरा घूंघट के पीछे छिपा है। किसी को नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद कथा खत्म हो जाती है और दोनों नंद भाभी अपनी अपनी बहुओं के साथ अपने घर आ जाती है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन रघुवंशी जी अपनी शर्ट ढूंढ रहे हैं। वो बाहर जाकर कमला से कहते हैं, कमला, मेरी वो नीली शर्ट नहीं मिल रही है, कहाँ रख दी तुमने? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बहू, ओ किरण बहू, इधर आ। जी माँ जी। जाओ अपने बाबूजी की शर्ट ढूंढ कर लाओ। जी माँ जी। अब किरण अपने सास ससुर के कमरे में जाकर अलमारी में कपड़े ढूंढती है। तभी समीर उसे ढूंढता हुआ वहां आ जाता है। थोड़ी देर बाद अंजलि कमरे में आती है तो देखती है कि समीर रघुवंशी जी की शर्ट अलमारी में ढूंढ रहा है और किरण पलंग पर बैठी मोबाइल चला रही है। ये देखकर अंजलि कहती है, अरे ये क्या भैया, आप शर्ट ढूंढ रही हैं और भाभी आप पलंग पर बैठी हो? अरे नहीं नहीं अंजलि, वो तो इन्होंने ही कहा कि वो शर्ट ढूंढ देंगे, उन्हें जल्दी मिल जाएगी बस। समीर भी किरण की हाँ में हाँ मिलाता है। तभी शर्ट मिल जाती है और किरण शर्ट को बाहर लाकर अपने ससुर को दे देती है। तब कमला किरण से कहती है, सुनो बहू, आज रसोईया नहीं आया है, जल्दी से समीर की पसंद का खाना बनाओ। माँ जी, मेरा पसंदीदा सीरियल आ रहा है, क्या मैं आधे घंटे बाद खाना बना सकती हूँ? सीरियल? तुम्हें काम से ज्यादा सीरियल की पड़ी है। खाना बनाओ, समीर को भूख लगी है। किरण, तुम्हें समझ नहीं आता? माँ को जवाब देती हो। जल्दी जाओ रसोई में। भैया आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? भाभी थक गई होंगी, दिन भर काम करती है। अंजलि, तू बीच में मत बोल। औरतों को थोड़ा दबा के रखना पड़ता है, वरना वो सिर पर चढ़ जाती हैं। क्यों माँ? बिल्कुल सही कहा समीर, यही तो हमारे घर की रीत है। किरण चुपचाप सिर झुकाकर रसोई में खाना बनाने चली जाती है और खाना बनाकर सभी को परोसती है। तो वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा, दिनेश, वरुण और पायल सब हॉल में बैठे मूंगफली खा रहे थे और टीवी देख रहे हैं। तभी पायल वरुण से कहती है, सुनिए वरुण, मुझे बहुत भूख लग रही है। रोज तो मैं आपके लिए कुछ न कुछ बनाती हूँ, आज आपका टर्न है, मुझे कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाइए। अरे यार पायल, मुझे तो सिर्फ मैगी बनाना आता है, क्या तुम मैगी खाकर खुश हो जाओगी? हाँ वरुण, क्यों नहीं, अपनी बीवी के लिए इतना तो कर ही सकता है। जा, आज तू सबको मैगी बनाकर खिला। अरे हाँ बेटा, आज हम वरुण के हाथ का जायका चखेंगे। ओके डन, स्पेशल मसाला मैगी आने वाली है। ऐसा कहकर वरुण रसोई में जाता है और सभी के लिए मैगी बनाता है और सभी लोगों को लाकर खिलाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर के पीछे वाले हिस्से में किरण कपड़े सुखा रही है। तभी समीर ऑफिस से आता है और सीधे आंगन में पहुंचता है और कहता है, किरण, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा ब्लैक वॉलेट और वो जरूरी फाइलें मेज पर रखा करो। मैं पागलों की तरह सुबह से ऑफिस में ढूंढ रहा था और वो यहाँ पर घर पर दराज में पड़ी हुई थी। तुम्हें रत्ती पर भी अकल नहीं है क्या? समीर, मैंने सुबह साफ सफाई की थी तो शायद वो गलती से अंदर चली गई और मैं सुबह से माँ जी के साथ रसोई में भी व्यस्त थी। रसोईया नहीं आया था तो सारा काम मुझे ही करना पड़ा। बहाने मत बनाओ, घर के काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसमें कोई एहसान नहीं कर रही हो तुम। अभी जाओ मेरा वॉलेट लेकर आओ और सुनो, कल के लिए मेरे सारे कपड़े प्रेस हो जाने चाहिए। पिछली बार तुमने शर्ट पर क्रीज छोड़ दी थी। किरण चुपचाप सिर झुकाकर अंदर चली जाती है। तभी उसकी नजर सामने सुमित्रा की बालकनी पर पड़ती है, जहां वरुण और पायल अपनी बालकनी में खड़े हैं। पायल थोड़े गीले कपड़े एक टोकरी में लेकर आई है। तभी वरुण भी वहां आ जाता है। तब पायल कहती है, वरुण, आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है,
ये कपड़े सुखाने में मेरी मदद करो। अरे पायल, तुम क्यों परेशान होती हो? लाओ ये टोकरी मुझे दो, मैं कपड़े फैला देता हूँ। तुम जाओ और अंदर जाकर आराम से बैठो। अपनी पत्नी की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा। वरुण मुस्कुराते हुए कपड़े फैलाने लगता है। तभी कमला वहां से गुजरती है और बालकनी में वरुण को कपड़े फैलाते देखकर रुक जाती है और जोर से कहती है, अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? वरुण बेटा, तुम कपड़े फैला रहे हो? सुमित्रा, ओ सुमित्रा, जरा बाहर तो आ, देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। तभी सुमित्रा बालकनी में आती है और कहती है, क्या हुआ भाभी, क्यों चिल्ला रही हो? देखो अपने लाडले को बहू के कपड़े सुखा रहा है, शर्म नहीं आती इसे? मर्द होकर औरतों वाले काम कर रहा है। और तुम्हारी बहू को देखो, आराम से खड़ी देख रही है। ये है तुम्हारी लव मैरिज का नतीजा। भाभी, इसमें शर्म कैसी? वरुण अपनी पत्नी की मदद ही तो कर रहा है, वो भी तो दिन भर काम करती है। हमारे घर में प्यार है, गुलामी नहीं। इसे प्यार नहीं, जोरू का गुलाम बनना कहते हैं। उसके बाद कमला वहां खड़ी किरण से कहती है, अरे तू क्या देख रही है बड़े गौर से? हमारे यहाँ ऐसा माहौल कभी नहीं होगा, समझी? जा अंदर और अपना काम कर, फालतू के सपने मत देख। अपनी सास की बात सुनकर किरण चुपचाप अंदर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अंजलि हॉल में बैठी है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आज बहुत गर्मी है, मेरा मन कोल्ड ड्रिंक पीने का कर रहा है, फ्रिज में रखी है क्या? हाँ बेटा, रखी है, जा ले आ। और सुन, अपने भैया भाभी के कमरे में भी दे आना। समीर थका हुआ आया है, उसे अच्छा लगेगा। अंजलि कोल्ड ड्रिंक के गिलास लेकर समीर और किरण के कमरे की तरफ जाती है। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। जैसे वो अंदर झांकती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो जो देखती है उस पर उसे यकीन नहीं होता। ये क्या? भैया भाभी के पैर दबा रहे हैं। जो भैया बाहर इतना चिल्लाते हैं, वो कमरे के अंदर ऐसे? तभी किरण कहती है, थोड़ा ढंग से दबाओ समीर, क्या ढीले हाथों से दबा रहे हो? तुम्हें पता है ना आज माँ जी ने मुझसे कितना काम कराया है। अगर तुमने आज ठीक से पैर नहीं दबाए तो कल सुबह तुम देख लेना फिर। अरे धीरे बोलो किरण, कोई सुन लेगा। मैं दबा तो रहा हूं ना। और अब बस भी करो, मुझे अपना ऑफिस का काम भी खत्म करना है। ऑफिस का काम बाद में करना, पहले मेरा सर भी दबाओ। और सुन लो, कल सुबह नाश्ते में मुझे कुछ अच्छा चाहिए। माँ जी को बोल देना कि रसोईया आ गया है, या तुम खुद मदद करना। समझ में आई बात? हाँ समझ गया, बस तुम चिल्लाओ मत, मैं सब कर दूंगा। अंजलि ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वो नॉक करती है तो समीर उठकर पलंग पर बैठ जाता है और फिर अंजलि अंदर आकर कहती है, भैया भाभी, आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे क्या? हाँ अंजलि, ला दे दे। समीर और किरण कोल्ड ड्रिंक लेकर पीते हैं और ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कमला और सुमित्रा अपनी बहुओं के साथ सब्जी लेने निकली हैं। किरण ने आज भी साड़ी पहनी है और सिर पर पल्ला है, जबकि पायल ने अपनी पसंद का सूट पहना है। मोहल्ले के लोग उन्हें देखकर बातें करते हैं। देखो, काजल संस्कार इसे कहते हैं। कमला की बहू चाहे बाजार आए या मंदिर, अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलती। और एक तरफ सुमित्रा दीदी की बहू है जो साहबजादी बनकर घूमती रहती है। सही कहा कमला। ये सुनकर पायल कहती है, चाची जी, कपड़ों से संस्कार नहीं नापे जाते। मैं सूट पहनती क्योंकि मुझे इसमें सुविधा होती है, पर मैं भी माँ जी और पिताजी का उतना ही सम्मान करती हूँ। पायल की बात सुनकर पड़ोस ने मुंह बनाकर चली जाती हैं। तभी किरण कहती है, पायल, ये तुमने सही कहा। ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है जो लोगों को गुलाम समझते हैं। मैं तो ऐसे लोगों से बहुत नफरत करती हूँ। किरण की बात सुनकर कमला चौंक जाती है और गुस्सा होते हुए कहती है, किरण, बहुत बोलने लगी हो तुम। तुम्हें इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। और क्या गलत कह रही थी? वो लोग सही तो कह रही थी। बहुएं तो हमेशा अपने पति और सास से दबी हुई रहे तभी अच्छी लगती हैं। और अपने सर का पल्ला ठीक करो। आज के बाद किसी ने ऐसी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। किरण अपनी सास की बात सुनकर चुप हो जाती है और अपने सिर का पल्ला ठीक करती है। तब तक बाजार आ जाता है और दोनों बहुएं सब्जियां छाड़ने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। तब सुमित्रा कमला को समझाते हुए कहती है, भाभी, मेरी माने तो अपनी सोच बदल लो। बहुओं को इस तरह दबाकर रखना अच्छी बात नहीं है। मुझे तो डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि किरण किसी दिन बगावत कर दे। उसकी खामोशी मुझे ठीक नहीं लगती। ऐसा कुछ भी नहीं होगा सुमित्रा। वैसे भी मैं तुम्हारी बहू की तरह अपनी बहू को इतनी आजादी नहीं दे सकती। और फिर लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली बहू में फर्क होता है। लव मैरिज वाली बहू बगावत कर सकती है, अरेंज मैरिज वाली नहीं। सुमित्रा कमला की बात सुनकर चुप हो जाती है। तभी अचानक किरण का ध्यान एक दुकान पर जाता है जहां एक सुंदर पर्स रखा है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, क्या मैं वो पर्स ले सकती हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है। पर्स? घर में 10 पर्स पड़े हैं तुम्हारे। फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ो, सब्जी लेनी है। अपनी सास की बात सुनकर किरण चुप हो जाती है। सब्जियां लेने के बाद वो लोग घर आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को अंजलि रसोई में पानी पीने जाती है और देखती है कि समीर वहां चुपके से नींबू पानी बना रहा है। ये देखकर अंजलि कहती है, भाई, आप रसोई में और नींबू पानी किसके लिए बना रही है? माँ ने मांगा है क्या? अरे अंजलि, वो बस मुझे खुद प्यास लगी थी तो मैंने सोचा बना लूं। माँ को मत बताना, वो बेकार में परेशान होंगी। तभी अचानक ऊपर से किरण की आवाज गूंजती है, समीर, कहाँ रह गई थी तुम? मेरा नींबू पानी अभी तक तैयार नहीं हुआ। मुझे बहुत प्यास लगी है, जल्दी लेकर आओ।
ये सुनकर समीर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो अंजलि की तरफ देखता है जो उसे अब तक शक की निगाहों से देख रही है। इस बार समीर कहता है, वो किरण के सिर में दर्द है ना, तो उसे नींबू पानी चाहिए था। मैं बस देकर आता हूँ। ऐसा कहकर समीर तेजी से ऊपर भागता है। अंजलि अब पक्का समझ गई है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उसे अपने भाई पर तरस भी आता है और गुस्सा भी। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन कमला का पूरा परिवार हॉल में बैठा था। तभी सुमित्रा अपनी बहू के साथ वहां पकौड़े लेकर आती है और कहती है, भाभी ये पकौड़े आज पायल ने बनाए हैं, आप लोग खा लीजिए। हाँ, पकौड़े तो अच्छे बने हैं, पर बहू को रसोई में ज्यादा समय बिताना चाहिए, सिर्फ शॉपिंग पर नहीं। हाँ बुआ जी, माँ जी जो कहती है मैं वही करती हूँ। पति की सेवा ही तो पत्नी का धर्म है। बातें करने के बाद सुमित्रा अपनी बहू के साथ घर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन रात के 2 बज रहे हैं। घर में सब सो चुके हैं। अंजलि को प्यास लगती है और वो किचन की तरफ जाती है। तभी उसे वॉशिंग मशीन चलने की आवाज आती है। वो मन में सोचती है, इतनी रात को कपड़े कौन धो रहा है? वो दबे पांव वहां वॉशरूम में पहुंचती है और जो देखती है उससे उसके पांव के तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरान होकर कहती है, भैया आप कपड़े धो रहे हैं इस वक्त? अंजलि, तू यहाँ क्या कर रही है? सोई नहीं अभी तक? भैया ये सब क्या है? आप रात के 2 बजे भाभी के कपड़े धो रहे हैं, क्या वो खुद नहीं धो सकती? अंजलि प्लीज धीरे बोल, माँ की नींद खुल जाएगी। वो दरअसल मेरे हाथों से किरण के कपड़ों पर चाय गिर गई थी, इस पर दाग न लग जाए इसलिए मैं धो रहा हूँ। वो दरअसल किरण सो रही है ना, बस हो ही गया है। मैं इसे फैलाकर सोने जा रहा हूँ, तू भी जाकर सो जा। ये सुनकर अंजलि वहां से चली जाती है। पर अब उसे समझ आ गया था कि समीर किरण का गुलाम बन गया है। अगले दिन समीर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। किरण आईने के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही है। तभी किरण समीर से कहती है, समीर इधर आओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऑफिस जाने से पहले जरा मेरे सर में तेल लगाकर चंबी कर दो। किरण प्लीज, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है। आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है, बॉस चिल्लाएंगे। अरे मैंने कहा ना सदवाओ, ऑफिस की मीटिंग ज्यादा जरूरी है या मेरी सेहत? और याद रखना, अगर तुम अभी नहीं रोके तो तुम्हें पता है ना मैं क्या करूंगी। नहीं ऐसा मत करना। ठीक है, मैं दबा देता हूँ, पर बस 2 मिनट। ऐसा कहकर समीर किरण का सिर दबाने लगता है। तभी अंजलि दरवाजे के बाहर खड़ी है, सब सुन लेती है। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। वो तुरंत अपनी माँ के पास जाती है जहाँ सुमित्रा भी अपनी बहू के साथ बैठी हुई है। अंजलि और सारी बातें बताते हुए कहती है, माँ आज आपको एक कड़वा सच देखना होगा। आप जिस अरेंज मैरिज वाली बहू पर गर्व करती हैं और भैया की जिस मर्दानगी की तारीफ करती हैं, उसकी हकीकत कुछ और ही है। क्या बात है बेटा, साफ साफ बता। माँ चलिए मेरे साथ, आज आपको पता चलेगा कि कौन किसके काबू में है। अंजलि कमला और सुमित्रा को लेकर समीर के कमरे की तरफ बढ़ती है। पायल भी उनके पीछे पीछे चलती है। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचती है तो अंजलि अचानक दरवाजा खोल देती है। सभी लोग देखते हैं कि अंदर समीर घुटनों के बल बैठा किरण के पैर दबा रहा है और किरण हाथ में आईना लिए अपनी बिंदी ठीक कर रही है। ये देखकर कमला के होश उड़ जाते हैं। अचानक सबको अंदर देखकर किरण और समीर दोनों के होश उड़ जाते हैं। समीर फौरन खड़ा हो जाता है और किरण हड़बड़ाकर अपना पल्ला ठीक करने लगती है। तो यह है तुम्हारी असलियत? किरण तो जिसे मैं अपनी संस्कारी बहू मानती थी, वो मेरे बेटे से सेवा करा रही है, और समीर तू इतना बुज़दिल निकला कि वो अपनी पत्नी के हाथों खिलौना बन गया। माँ, मैं नहीं चाहता था कि पिताजी की बदनामी हो। किरण ने मुझे हमेशा तलाक की धमकी देती थी। मुझे लगा कि अगर मैं इसकी बातें मानूंगा तो घर की शांति बनी रहेगी। बेटा शांति आत्मसम्मान खोकर नहीं आती। तूने इतना बड़ा बोझ अकेले क्यों उठाया? और किरण तुझे शर्म नहीं आई? इस घर ने तुझे कितना प्यार और मान दिया और तूने उसी की जड़ों में जहर खोल दिया। प्यार दिया? कैसा प्यार बुआ जी? मेरी सास ने तो मुझे सिर्फ एक रोबोट की तरह इस्तेमाल किया। किरण ये करो, किरण वो करो, घूंघट में डालो, आवाज नीचे रखो। मुझे घुटन होती थी इस घर में। मुझे आजादी चाहिए थी और इसलिए मैं अपना गुस्सा समीर पर निकालने लगी। तो तूने बदला लेने के लिए मेरे बेटे को गुलाम बनाया। अब रघुवंशी जी भी वहां पहुंच चुके हैं और उन्हें सब पता चल चुका है। ये सब सुनकर रघुवंशी जी कहते हैं, कबीर ये सब क्या है? इतना कुछ हो रहा था और तुमने हमें बताया तक नहीं। और किरण तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारे कुछ कायदे होने चाहिए। अगर तुम्हें कुछ दिक्कत थी तो तुम्हें हम सबसे बताना चाहिए था। ये क्या तरीका है कि तुम अपना गुस्सा समीर पर उतार रही थी? आप लोग मुझे लेक्चर मत दीजिए। मुझे पता है आप लोग अब मुझे एक घर से निकालेंगे और फिर आप लोगों की जो बदनामी होगी ना, उसे तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बस बहुत हो गया किरण। आज तक मैं डरा हुआ था, लेकिन अब नहीं। पिताजी की इज्जत उनके चरित्र से है, मुझसे नहीं। और रही बात तुम्हारी, तो मुझे तुम्हारी जैसी औरत के साथ एक पल भी नहीं बिताना। माँ, मैंने आपकी झूठी मर्दानगी की बातों को सच मानकर खुद को और इस घर को खतरे में डाल दिया। तभी पायल आगे आती है और किरण से कहती है,
किरण भाभी, पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। आपने समीर भैया को गुलाम बनाया तो वो उतना ही गलत है जितना किसी औरत को दबा कर रखना। अगर आपको घुटन थी तो आप बात करती, रास्ता निकालती, पर किसी की मजबूरी का फायदा उठाना संस्कार नहीं है। तुम तो चुप ही रहो पायल, तुम्हारी तो लव मैरिज है, तुम तो रानी बनकर रहती हो, तुम्हें क्या पता एक अरेंज मैरिज वाली बहू का दर्द। भाभी, मेरी लव मैरिज है इसलिए नहीं कि मैं रानी हूँ, बल्कि इसलिए कि वरुण और मेरे बीच दोस्ती है। हम एक दूसरे की कमियां जानते हैं और उसे छुपाते नहीं, सुधारते हैं। आपने तो रिश्ते को सौदा बना दिया। ये सब कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा कहकर किरण अपना बैग पैक करती और बाहर निकल जाती है। तब रघुवंशी जी कमला से कहते हैं, कमला, गलती तुम्हारी भी है। यदि तुम्हें उसे अरेंज मैरिज वाली बहू समझकर काबू में न रखती तो शायद उसने जो किया वो कभी न करती। आज जो कुछ भी हो रहा है इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं। बहू चाहे लव मैरिज वाली हो या अरेंज मैरिज वाली, उसकी इच्छाओं को मारकर उसे अपनी तरह नहीं चला सकते। जमाना बदल गया है भाभी, सबको अपनी आजादी प्यारी है। हाँ सुमित्रा, तुम सही कहती हो बेटा, गलती मेरी ही थी। मैंने ही तुझे सिखाया है कि औरतों को दबाकर रखना चाहिए वरना वो सिर पर चढ़ जाती हैं। मैंने अरेंज मैरिज को संस्कारों को पैमाना मान लिया और लव मैरिज को बुराई। आज मुझे समझ आया कि संस्कार घूंघट में नहीं, इंसान की नीयत में होते हैं। पायल बेटा, जाओ उसे रोक ले। तभी पायल किरण के पीछे जाती है और कहती है, रुक जाओ किरण, तुम ऐसे अपना घर छोड़कर नहीं जा सकती। समीर तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम सभी को छोड़कर कभी खुश नहीं रहोगी। अगर वो मुझे प्यार करता, अपनी माँ के खिलाफ स्टैंड लेता, मुझे प्रोटेक्ट करता, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। माँ जी ने मुझे गुलाम बनाकर रखना चाहा और समीर ने उनका साथ दिया। हाँ किरण, ये सच है, समीर भैया ने कभी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि कभी वो तुम्हारे खिलाफ नहीं गए। तुमने उनके साथ जैसा भी व्यवहार किया उन्होंने मन में एक्सेप्ट किया। ये भी तो उनका ही प्यार है था। समझने की कोशिश करो, अगर आज तुम चली गई तो तुम हमेशा के लिए अकेली हो जाओगी। पायल की बात सुनकर किरण को पिछली कोई बात याद आ जाती है। समीर अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी में है, किरण भी साथ है। किरण को कुछ खाना था, तभी किरण समीर से कहती है, समीर, मैं कुछ खाकर आती हूँ। ऐसा कहकर किरण आगे बढ़ती है लेकिन उसकी सैंडल मुड़ जाती है। वो गिरने वाली होती है और समीर उसे पकड़ लेता है और कहता है, किरण, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी ऐसे ही संभालूंगा। किरण, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें समीर जैसा जीवन साथी मिला। अपनी किसी कभी गलती में समीर से अलग मत होना। ऐसा जीवन साथी तो किस्मत वालों को मिलता है। तुम सही कहती हो पायल, इतना प्यार करने वाले पति को छोड़कर मुझे नहीं जाना चाहिए और गलती मेरी ही है। मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगी। ऐसा कहकर किरण अंदर जाती है और समीर और बाकी लोगों से माफी मांगते हुए कहती है, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी ही थी। मैं समीर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और आज के बाद मैं अपने पति को पति परमेश्वर की तरह मान सम्मान दूंगी। किरण, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो इससे अच्छी बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। वैसे भी तुम मेरी अर्धांगिनी हो। जीवन के हर अच्छे और बुरे मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ दूंगा। किरण और समीर की बात सुनकर सभी लोग भावुक हो जाते हैं। समीर और बाकी लोग किरण को माफ कर देते हैं। तब कमला कहती है, बहू, मुझे भी माफ कर दे। मैंने तुझे अरेंज मैरिज वाली बहू समझकर तुझ पर बहुत ही ज्यादा पहरे लगाए। आज मैं समझ गई हूँ कि वो सब कुछ गलत था। आज के बाद तू अपनी तरह से अपनी जिंदगी गुजार सकेगी। जो चाहे वो कर सकती है, जहाँ चाहे जा सकती है। किरण भी सास को माफ कर देती है और गले लगा लेती है और इस तरह सभी खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगते हैं और किरण और समीर के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।